जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो एक वीलॉग किया था चंद रोज़ पहले ब्यूरोक्रेसी में रिफ़ॉर्म्स के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब फ़ॉरेन सर्विस के हवाले से गुफ्तगू की और वो टीवी पर दिखाई गई, तो एक डिबेट छिड़ गई कि क्या रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है सिविल सर्विस में, पाकिस्तान में क्या मुश्किलात हैं? तो मैंने खुद तो उस पे बात की थी, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय भी आपके सामने लेके आऊँगा। तो खुशकिस्मती से आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे एक पुराने मेहरबान, मेरे सीनियर दोस्त खुशनूद अख्तर लाशारी साहब। टॉप ब्यूरोक्रेट रहे हैं सूबाई ब्यूरोक्रेसी में, फेडरल ब्यूरोक्रेसी में, और फिर जो हाईएस्ट ओहदा हो सकता है पीएस टू प्राइम मिनिस्टर, वहाँ तक ये पहुँचे, वहाँ से रिटायर हुए। तो मेरे ख्याल में इनसे बेहतर आदमी कोई नहीं हो सकता इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। थोड़े से ये रिलक्टेंट रहते हैं कैमरे पर आने में और लोगों से बात करने में, तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ पहले कि ये इस गुफ्तगू पर राज़ी हुए और आज हमारे साथ मौजूद हैं। खुशनूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। तो हम इस हवाले से आज तो हम कैमरे पर मौजूद हैं, लेकिन हम पहले भी गुफ्तगू करते रहे हैं कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है और इस हवाले से क्या किया जा सकता है। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं, जो अभी रीसेंट डिबेट है कि जी रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, ब्यूरोक्रेसी सही काम नहीं कर रही और जब तक ये ठीक नहीं होगी, गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं हो सकती। आप इसको कैसे देखते हैं? पहले तो आई थिंक इसको थोड़ा सा सिविल सर्विसेज को अगर हम डिफाइन कर लें कि है क्या, हुँ, हुँ। क्योंकि सिविल सर्विसेज की एक जब हम बात करते हैं या लोगों के जहन में आता है, तो वो एक मखसूस ग्रुप्स हैं सर्विस के जो जिनके साथ उनका वास्ता पड़ता है, तो वो उसको देखते हैं और उसकी हम आगे बात करेंगे कि उसकी हुँ, हुँ। परसेप्शन क्या है और क्या हकीकत क्या है। सिविल सर्विस तो अगर आप डिफाइन करें तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर है सिविल लोगों का, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या जो लोग उनकी जगह के ऊपर उस वक्त इक़्तिदार में होते हैं, उनकी पॉलिसीज को एडमिनिस्टर करती है और लोगों तक उसका जो है पहुंचाना। बिल्कुल ठीक। अब उस प्रोसेस में आप देखें तो फेडरल लेवल से लेके वो नीचे जो लोकल लेवल तक जितने लोग हैं वो सारे सिविल सर्विस भी उसको हम शुमार करेंगे। तो अगर हम इस पैरामीटर को अब ज़हन में रखें तो थोड़ी सी आई थिंक पीछे अगर हम जाएं कि ओरिजिन क्या है इसका, सिविल सर्विस का, हुँ, हुँ। वो उससे हमें थोड़ी सी जो है आसानी होती है समझने में कि इश्यूज क्या हैं और आगे फिर क्या किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आप जैसे देखें कि ये तो सरकारी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, वो तो तब से हुकूमतें बनी हैं, हज़ारों सालों से तब से चल रही है। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उस वक़्त एक फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो एक सर्विस का काडर का शुरू होता है। क्योंकि उससे बिल्कुल। पहले तो अगर मुगल थे तो वो मनसबदारी सिस्टम था और हुँ, हुँ। लोकल लोगों को उन्होंने बिगा दिया और वो आगे बढ़े। यही होता था कि सरकारी खजाने में भी सेंट्रल जो है उसमें पहुंचाएं और खुद भी उसी में से ही लोगों की जो है मईशत जो है उसी से अपना भी रिस्क उधर से निकाल। सो देयर वाज नो स्ट्रक्चर एज सच। तो अब उसमें आप आते हैं तो फिर वो उसका भी एक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर जो था वो, जब उन्होंने वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब उनको दीवानी मिली थी बंगाली की, उन्होंने वो रेवेन्यू कलेक्शन की, तो उनको दे नीडेड कलेक्टर्स। तो बिल्कुल। वो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का उन्होंने, आई थिंक इट वाज वॉरेन हेस्टिंग जिसको कहा जाता है कि उसने ये ओहदा बनाया। हुँ, हुँ। और फिर उसके बाद उनके नीचे आए कि वो रेवेन्यू कलेक्शन पर। फिर आगे जाके जब 1850 में जब आते हैं तो उस वक्त एक ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको टेक ओवर करती है, जिसको हम राज का नाम देते हैं। वो एक स्ट्रक्चर देते हैं उसको, ठीक। जिसके बीच में पूरा एक हिरार्की है, जिसके बीच में इंडक्शन का सिस्टम है, प्रमोशन का सिस्टम है। और पहली दफ़ा ये जो ब्रिटिश के आने से बात हुआ कि जो तनख्वाह थी वो कैश में हुँ, हुँ। मुलाजमीन को दी जाती। हुँ।
ये वो साल है। और हमने फिर ये 47 में मोर और लेस थोड़े बहुत आगे पीछे करने के बाद ये सिस्टम को इनहेरिट किया। अब स्ट्रक्चर अगर आप देखें गवर्नमेंट का या स्टेट का, जिसको आप कहें, तो स्टेट स्ट्रक्चर बड़ा सेंट्रलाइज्ड स्टेट है, हम्म, जिसमें वॉइसरॉय जो है, उससे पहले तो बादशाह था, उसको हम छोड़ देते हैं। वॉइसरॉय से, गवर्नर जनरल से आगे वो एक एग्जीक्यूटिव का हेड, और उसके पूरी गवर्नमेंट मशीनरी जो है उससे नीचे से फ्लो करती है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि हायरार्की और वो जो वर्क फ्लो का कॉन्सेप्ट है वो भी वहीं से आया हमारे पास। वहीं से इवॉल्व होता है। जी। और ये जरूरी शायद इसलिए था उस वक्त के डाइवर्सिफाइड थी इंडियन स्टेट जो थी, और उसको 20-25 हजार गोरे जो थे वो उसको यूनिफाइड रखना चाहते थे, हम्म, और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो उनके एक ऑब्जेक्टिव था, और उसको उन्होंने अचीव भी किया थ्रू अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, जो नीचे लोगों तक जब जाती थी तो तब भी वो हिरार्किकल स्ट्रक्चर में एक सेंटर को रिपोर्ट हो रहे थे, कंट्रोल्स उधर ही थे, हम्म, और उनकी रिक्रूटमेंट एवरीथिंग और लीगल लॉज एवरीथिंग वाज बीइंग डन एट सेंट्रल लेवल, एंड देन दैट फ्लोड डाउन। पाकिस्तान ने भी की, तो हमारी स्टेट भी बड़ी सेंट्रलाइज स्टेट रही हम्म, पहले दिन से। अगर आप देखें तो, और कुछ देर हम आगे जाके बात कर सकते हैं कि अब क्या सूरत हाल है आफ्टर 18th अमेंडमेंट है, लेकिन स्टेट सेंट्रलाइज है, ठीक है, सूबे हैं उसमें, इकाइयां हैं, लेकिन कंट्रोल सेंट्रलाइज। ठीक है। थोड़ा सा इसके बीच में अब 19 जब 35 के एक्ट के बाद इलेक्शन आते हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को उन्होंने दी, तो उस वक्त भी उनको वो इख्तियारात नहीं दिए गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से नहीं थी। नहीं थी, और बिल्कुल, वही यही सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी जो थी उसको वो चलते रहे। बिल्कुल। तो अगर स्टेट सेंट्रलाइज्ड, उसके आगे ऑर्गन सेंट्रलाइज्ड, तो ब्यूरोक्रेसी जो थी वो भी सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी रही है। ठीक है। सो अब अगर रिफॉर्म्स की जब बात कर रही है, तो अगर इस स्टेट स्ट्रक्चर को हमने जो है उसको टच नहीं किया, तो हम्म, उसको डिसमेंटल तो नहीं कर सकते, उसको रिफॉर्म नहीं किया, तो स्टेट स्ट्रक्चर रिफॉर्म नहीं हुआ, तो आगे उसकी जो इम्प्लीमेंटर्स हैं उसको भले आप ट्वीक कर लें, उनका जो माइंड सेट है, उनकी जो अप्रोच है, वो वही सेंट्रलाइज्ड ही रहे। ठीक है। और इससे भी हम आगे चल सकते हैं कि आगे 1948 में जो थे वो बने, फिर उसके बाद क्लेडियो रिपोर्ट, एगर रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद पेज एंड वो मकसद जो था वो रिफॉर्म का नहीं था। हम्म, मकसद जो था वो ये था कि किसी तरीके से एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, करप्शन को ख़त्म किया जाए, और साइज जो है उसको पिक किया जाए, और कुछ ग्रुप्स जो हैं उनको किस तरह जो है पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसके साथ अलाइन किया जा सके। यानी रिफॉर्म्स की जो पहली जरूरत थी वो इसलिए पेश आई कि हमने जो इनहेरिट किया है स्ट्रक्चर ब्रिटिश से, उसको किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जा सके। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, स्टेट का एम वही है। ठीक है। अच्छा, एक जो एतराज उस पे होता है और मुसलसल हम देखते आ रहे हैं पाकिस्तान की जो 70 साल की तारीख है उसमें, वो ये कि हमने वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तो इनहेरिट किया ब्रिटिश सरकार से उस तरह से, लेकिन जो उन्होंने ये काडर क्रिएट किया था वो इसलिए किया था कि ये हाकिम होंगे, एक टियर होंगे हाकिमों के और अवाम के दरमियान, और वो जो इनका एक सोच थी कि जो अवाम है वो रियाया है और हमें उन पर हुकूमत करनी है, वो पाकिस्तान बनने के बाद भी तब्दील नहीं हुई। उस पे क्या आपका टेक है? क्योंकि वो स्टेट स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। हम्म, उसके बीच में जो इस्लाम, पहले रावलपिंडी कह लें, या उससे पहले कराची में या इस्लामाबाद में जो अथॉरिटीज जो हैं हम्म, वो फलक्रम तो वही है, उधर ठीक से फ्लो करता है। सो जितने भी उसके बीच में चेंजेस आई या उसके बीच में उसको एडजस्ट करने की, उस वक्त लोग स्टेट, अगर आप देखें तो कार्ल मार्क्स का भी तो यही है ना कि स्टेट जो है वो एलीट्स जो है वो कैप्चर करती है बिल्कुल। उसको, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का सारा जो सारा कॉन्सेप्ट उधर ही है, से वो आता है। बिल्कुल। तो अगर वो कैप्चर एलीट ने किया है, तो फिर एलीट ने अपनी इंटरेस्ट को ही आगे जो है वो हम्म, बढ़ाना है।
और ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक एलिमेंट है, उस एक बहुत बड़ा टूल है उन इंटरेस्ट को आगे फरोग देने के लिए। तो ठीक है। इसलिए उसमें आप देखें, अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो अब अगर हम फेडरल गवर्नमेंट है जिसके बीच में 3 एलिमेंट्स हैं, फेडरेशन है, प्रोविंसेस हैं, फिर लोकल गवर्नमेंट है। बिल्कुल। तो अगर वो अपने अपने जो उनके पॉलिसीज हैं, उनकी जो गवर्नेंस है, उसको करने में अगर वो खुद मुख्तार नहीं है हुँ, और उनको एक इस्लामाबाद से जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है वो आगे से गवर्न करता है, तो फिर उस रिफॉर्म्स जो उसको आप रिफॉर्म नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक रीटूल तो कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हुँ, सिस्टम को, लेकिन वो उसको डिसमेंटल नहीं कर रहे, उसको बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे। ठीक है। और अच्छा। जी फरमाइए। जी, जी। आपने ज़िक्र किया ये जिस किस्म की चेंज की आप बात कर रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा है, इस पे तो हम बात करेंगे अभी। आपने जो 48 में रिफ़ॉर्म्स का एक प्रोसेस शुरू हुआ, उसकी बात की और हम जानते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद ये ज़िक्र चढ़ता है। भुट्टो साहब के ज़माने में भी हुआ, फिर परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में भी हुआ, आजकल भी हो रहा है। तो हर दौर में जब-जब ये कोशिश हुई, मैं चाहता हूँ थोड़ी-सी बात आप उस पे करें कि वो किसने की, क्यों की और उसका क्या नतीजा निकला? देखिए, रिपोर्टें तो बहुत हुई, हुँ, हुँ। इसमें आई थिंक बेसिक थिंग जो आप जो जिसकी तरफ इशारा किया वो है कि रिफॉर्म ट्रिगर्स के जी। क्या चीज़ है जो रिफॉर्म को ट्रिगर करती है या हुँ, उन एक्शंस को ट्रिगर करती है जिससे ये आगे से प्रोसेस जो है वो शुरू होते हैं। तो जो पहले हुए थे वो तो थे कि कंसेप्चुअली गवर्नमेंट वांटेड टू नो कि एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री हमें जाना किस तरफ है। तो वो हुँ, पहले रिपोर्ट्स बनी, जिसके ठीक। ऊपर इतना अमल दरामद नहीं कोई, हुँ, क्योंकि उस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी थी वो एक उसी लेगेसी में आ रही थी जो हुँ, कि इनहेरिट किया था कॉलोनियल सिस्टम से। तो वो उसको तो किसी सूरत वो जो थी रिपोर्ट्स जो थी, जो हालांकि वो इतनी ज़्यादा नहीं, तो बड़ी इनॉक्यूअस किस्म की रिपोर्ट है, अगर आप उनकी डिटेल्स में जाएं शायद किसी और वक्त में के लिए छोड़ देते हैं कि एक एक रिपोर्ट जो थी, एगर रिपोर्ट में क्या आया था, हुँ, ग्लैडो ने क्या आगे दिया था, लेकिन ठीक। उनको इकट्ठे करके उन्होंने जो 1960-61 में जो पहला जो मेजर हुआ, जो मार्शल लॉ अयूब खान हुँ, गवर्नमेंट थी उसके बीच में, तो उन्होंने वो जो कोटा सिस्टम जो था, जो एक उस वक्त सीएसपी जो सर्विस थी, उसको उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की और थोड़ा सा चेंज किया और रखा। हुँ, मकसद सिर्फ यही था कि उस वक्त जो डिस्पेंसेशन है पॉलिटिकल, वो अपना कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी पे कितना और सख्त कर सके, हुँ, क्योंकि देखिए शुरू से ही जब सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, तो इवन जो डिस्ट्रिक्ट में बैठा ऑफिसर होता था, पहले वो एसपी होता था, डीसी होता था, जो फोर उस सूबे की गवर्नमेंट को जो था वो अकाउंटेबल नहीं था। हुँ, वो जहाँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो उसके सारे मामला जो थे वो करती थी, सो ठीक, दैट gave an impression कि ये it's an entity on it in its own, which was more or less right. ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने की जो एफर्ट्स जो थे वो ये पहले जो रिफॉर्म्स हुँ, जिनको कहते हैं उसके बीच में आते रहे। असल जो बड़ा रिफॉर्म आया जिसने इसको पूरा रीस्ट्रक्चर किया वो था 1973 का reform। ठीक है। और उसके ऊपर हम कर सकते हैं कि ये उसके भुट्टो साहब के दौर की हम भुट्टो बात कर साहब का रहे हैं, जब पीरियड, कुछ हाँ, ब्यूरोक्रेट्स को नौकरियों से फारिग भी किया गया। वो तो एक जब एलिमेंट था ना, जी। लेकिन उन्होंने तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया इसका। हुँ, फॉर एग्जांपल उससे पहले अगर आप देखें तो जो पे स्केल्स थे, वो पे स्केल वो अंग्रेज के वक्त के जिसके बीच में पहले कोवेनेंटेड, नॉन कोवेनेंटेड, अनकोवेनेंटेड सर्विसेज थी, जो फिर बाद में गैजेटेड, नॉन गैजेटेड हुई। फिर स्केल्स डिफरेंट थे, सीएसपी जूनियर, सीएसपी सीनियर और इस तरह थे। और इस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट के स्केल्स डिफरेंट थे, इनकम टैक्स जिसको थी उसके डिफरेंट थे। उसको उन्होंने स्केल्स को बाई स्केल में ठीक है। लो से लेके ऊपर तक यूनिफॉर्म कर रिफॉर्म कर दिया, ओके। सो दिया। तो ये उसकी इन्होंने वजह किया, से डिस्पैरिटी तो खत्म हुई होगी जो मुख्तलिफ ग्रुप्स की। यूनिफॉर्मिटी ले, बिकॉज देन गवर्नमेंट सेड कि हम एक इगैलिटेरियन गवर्नमेंट है, हुँ, एक इगैलिटेरियन डिस्पेंसेशन को ला रहे हैं। ठीक तो है। ये के बीच में जो क्लास स्ट्रक्चर्स हैं ब्यूरोक्रेसी में, वी वुड डू अवे विद दिस। ठीक है। सीएसपी को उन्होंने खत्म कर दिया। रिक्रूटमेंट जो थी वो सेंट्रलाइज हो गई, सारी सारी सर्विस
जिनको वो 12 ग्रुप, उसको 13 थे, बाद में 12 वो ग्रुप्स बने। ट्रेनिंग जो अलग-अलग होती थी, अपनी साइलोस में होती थी, उनको उन्होंने इकट्ठे करके कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जो आज तक चल रहे हैं। और उसके बाद भी जो था, फिर उन्होंने जो प्रमोशंस जो थी उसमें एक टाइम फ्रेम जो था वो दे दिया। फिर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था उसके बीच में उन्होंने मैनुअल लेबर की और दूसरी चीज़ों की जो थी वो इंट्रोडक्शन की, ताकि लोगों को जो था एहसास हो कि हम लोग क्या करते हैं। और एक एलिमेंट उन्होंने इस होल्ड को तोड़ने करने के लिए कि ये जो था जर्नलिस्ट कार्डर जो है वो उसमें कई जो स्पेशलाइज कार्डर असाइनमेंट्स उसमें क्यों जाए, तो उन्होंने स्पेशलाइज कार्डर के लगाने के लिए एक लेटरल एंट्रेंट जो थी, एक जो टेक्नोक्रेट्स का वो शुरू किया। So these reforms were more or less, a very comprehensive restructuring of the entire administrative structure. ठीक है। तो अगर 73 में ये सारा स्ट्रक्चर भी स्ट्रीमलाइन हो गया था, बहुत सारे मसाइल हल हो गए थे, तो उसके बाद नहीं, हल नहीं होते, ये तो एफर्ट था। ओके। और देखिए उसमें जो आप कह रहे हैं, इफ आई जंप टू योर क्वेश्चन, जो आप ये कहने के बाद में भी क्या हुआ, प्लीज, इज दैट द इम्प्लीकेशन? जी बिल्कुल। अब कोई भी किसी रिफॉर्म को अगर आपने परपेचुइटी में चलाना है, तो आपको जितने पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो मेजॉरिटी उनका एक कंसेंसस होना पड़ा। ठीक है। जब तक नहीं होगा तो गवर्नमेंट का जो एक गवर्नमेंट साइकिल जो है इलेक्टेड होगी तो वो इलेक्शन साइकिल उनका 5-5 साल का होगा। नॉन इलेक्टेड है तो वो हमने देखा 9-10 साल में उनका भी हो जाता है। सो वो ओनरशिप नहीं आती इन द पॉलिटिकल लीडरशिप। और जिस दौर की आप बात कर रहे हैं इसमें तो एक ये भी वेरिएबल है ना इम्पोर्टेंट कि 73 में ये होता है, जाहिर है इट टुक सम टाइम टू टेक शेप, और 77 में फिर मार्शल लॉ लग जाता है। जी, और लगते साथ ही एक कमीशन बिठा दिया जाता है, जस्टिस अनवार उल हक। ओके। अनवार उल हक साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी हैं, और उनके पास भुट्टो साहब का केस भी था, अपील जो गई हुई थी। साथ उनको वो थे भी एक्स CSP भी थे, वो इंडक्ट होके इधर आए हुए थे, तो लिहाजा उनको लगा के दिया जाके आप रिफॉर्म्स की बात करें। ठीक है। उन्होंने जो सो कॉल्ड रिफॉर्म की बनाई, वो बजाय कोई इधर उधर करते तो उन्होंने अपने वो CSP कार्डर को ही आगे रीस्ट्रेंथन करने की सिफारिशात पेश की, जो आई थिंक शायद उस वक्त जो जनरल ज़िया जो थे वो उनको एक ऑक्यूपाई रखना चाह रहे थे दैट, क्योंकि बाद में उसके ऊपर उसी गवर्नमेंट ने अमल भी नहीं किया। ठीक है। उनकी रिकमेंडेशन थी कि उसके बीच में एक्सपर्ट कार्डर एक लिया जाए और एक एग्जीक्यूटिव सर्विस की जो थी बुनियाद रखी जाए, बट नथिंग हैपेंड। लेकिन 73 की जो रिकमेंडेशंस थी उनको आगे चलाया, उस पर कुछ बिल्ड किया या उसको भी छोड़ दिया? नहीं, उनमें तो उनका था अंडू करने के लिए उनको बनाया गया था कि इसको किस तरह अंडू किया जा सके। ठीक है। लेकिन बात यह कि किसी भी रिफॉर्म को करने के लिए जिसमें आपने, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई टू रिफॉर्म, क्योंकि हमें ये पता हो कि हमारा एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, देन यू कैन वर्क बैकवर्ड्स। फिर उसके बीच में आप स्ट्रक्चर्स बिल्ट इन कर सकते हैं रिफॉर्म्स के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर रिफॉर्म्स कोई रेवोल्यूशन तो है नहीं, एवोल्यूशनरी होगा। कॉर्पोरेट जुबान में KPIs कहा जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो आप बिल्ड करें कि एंड चाहते क्या हैं। मेरी नज़र में 73 के बाद एक जो थोड़ा सा जिसमें एंड बड़ा क्लियर था, वो था ये जब जनरल मुशर्रफ का जो डिवोल्यूशन का जो जो प्लान था, बिकॉज दे वर वेरी क्लियर व्हाट दे वांटेड टू अचीव एट द एंड, वी वांट टू devolve powers to the provinces and local governments जो थी उनको किया जाए, और किस ऑब्जेक्टिव से किया, भले वो पॉलिटिकल उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसके बीच में उन्होंने सिविल सर्विस जो था उसको खत्म करना था, जिसके बीच में फिर एक पुलिस रिफॉर्म की बात होती है। वी कैन टॉक अबाउट दैट वेदर एनीथिंग केम आउट ऑफ दोज रिफॉर्म्स और जस्ट an effort to increase the promotion prospects of certain people, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो उसमें उसका इम्पैक्ट तो कहीं भी नजर नहीं आता। मुशर्रफ के दौर की जो रिफॉर्म्स थी उनमें से एक तो डेवोल्यूशन था कि जाहिर है जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसको नाज़मीन के नीचे लाया जाए, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। दूसरा एक उस दौर में पुलिस रिफॉर्म्स की बड़ी बात हुई, नया पुलिस ऑर्डर आया। तो उन सब का जो
इम्पैक्ट था ऑन ग्राउंड, क्योंकि आपने उस वक्त इस सारी चीज को बहुत क्लोजली देखा, आपके ख्याल में इट वाज फॉर द बेटर और फॉर द वर्स? इंटेंशंस देखें, रिफॉर्म्स के हमेशा जो रिफॉर्मर्स होते हैं वो इंटेंशन जो डिक्लेयर्ड होती हैं वो तो बेहतरी की तरफ ही होती ठीक। है। दैट्स व्हाई दे कैन सेल व्हाटएवर दे वांट टू, यू नो। लेकिन आगे अगर आप देखें कि उसकी एंड रिजल्ट क्या हो, हम्म। अगर वो कोई एफिशिएंसी ना ला सके इन सर्विस डिलीवरी and the perception of the people who are the client हम्म। in the entire process, जिनके टैक्स पेयर्स जिसको कह लें या जो सिटीजन्स हैं, उनकी कोई अच्छाई जो है उनकी उनकी जिंदगी में नहीं आई उन रिफॉर्म से। हम्म। भले वो लोकल गवर्नमेंट के रिफॉर्म हुए, भले वो पुलिस के हुए हैं, तो कुछ हुए हैं। तो यू कैन ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन कि कितने वो सक्सेसफुल थे या कितने नहीं। तो आपके ख्याल में उसकी वजह क्या हुई? क्या वो जो सोच थी या जिस तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई उसमें कोई खराबी थी उस प्लान में, या उसकी वजह से लोकल लेवल पर नए पावर ग्रुप्स डेवलप हो गए, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, और उनकी आपस में टसल शुरू हो गई? अम, जो कई कई वजूहात उसके बीच में आते हैं। पहली तो ये है कि जो अगर अगर लोकल गवर्नमेंट करे तो दैट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट, क्योंकि वो आज भी जो है वो आई थिंक लोकल गवर्नमेंट कहीं भी फाल नहीं है। बिल्कुल। और वो एक अलग इशू है कि अगर लोकल गवर्नमेंट फाल नहीं तो, और अगर आपने जो है डिवोल्यूशन जो थी उसको आपने एज अ रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू किया था, तो किस हद तक जो है आप कामयाब हुए या कहाँ तक करना चाह रहे थे। तो और वो हमने देखा कि मुशर्रफ के जाने के बाद जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने पहले पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम की, और फिर जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने वो डेवोल्यूशन का प्लान जो है उसको डिसबैंड करके पुराना निज़ाम दोबारा बहाल कर दिया।